नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। ये सेशन हमारा जो चल रहा है ये मैप से संबंधित है, यानी कि जो भी जगहें न्यूज़ में हैं उनको हम मैप पे कवर करेंगे ताकि आपकी रिमेम्बरेंस पावर अच्छी हो। साथ ही साथ उससे संबंधित हम आपको प्रश्न करा रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास देख रहे हैं प्लीज़ आप कॉन्स्टेंटली इन क्लासेस को लेते रहिए। ये हफ्ते में एक दिन क्लास हो रही है। हर वेंसडे को यानी कि हर बुधवार को शाम को 5 बजे क्लास होती है। तो जितने बच्चे नए जुड़ रहे हैं, एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है इससे रिलेटेड, करंट अफेयर्स थ्रू मैप्स, और ये हमारी दूसरी क्लास है। तो हफ्ते में जो भी न्यूज़ रहेगी वो आपको वेरी फ्रेश न्यूज़, पहली बात तो फ्रेश न्यूज़ है। और मैप सेक्शन यूपीएससी में माना जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एरियाज है। अगर आपको मैप समझने में प्रॉब्लम होती है या फिर मैप याद नहीं रहता है, आपके लिए क्लासेस एक रामबाण इलाज की तरह काम करेंगी, स्पेशली जिनको विजुअलाइजेशन से ज़्यादा समझने में इंटरेस्ट है। तो विजुअलाइजेशन का मतलब मानचित्रण का उपयोग, मानचित्र का जितना उपयोग हम करेंगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में चीज़ें और स्थिर रूप से बैठेंगी। ठीक है, तो एक एक करके हम सारी चीज़ें देखेंगे। हाल ही में क्या हुआ है कि 7.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। कहाँ पे? वनुआतू के पोर्ट विला पे। पोर्ट विला की अगर बात करें तो पोर्ट विला ये इसकी राजधानी भी है। अब माना जाता है इसमें 14 लोगों की मृत्यु हो गई है, और यहाँ पे 14 लोगों की जो मृत्यु हुई है उसमें से 2 चाइनीज नेशनल्स भी हैं, यानी कि चाइना के लोग भी यहाँ थे। तो चाइनीज नेशनल्स भी थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पे वनुआतू की बात करें, वनुआतू असल में 1980 में ये आज़ाद हुआ। साथ ही साथ यहाँ पे यूरोपियन पावर्स ने काफ़ी राज किया था। असल में 1600 की सदी थी, 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी और बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज बन रही थी ट्रेड के लिए, तब वनुआतू को खोजा गया था। और रॉबर्ट कुक, इनका नाम ज़रूर सुना होगा आपने। रॉबर्ट कुक ने इस क्षेत्र को खोजा था, वनुआतू को। तो वनुआतू, वैसे तो अगर हम बात करें इस शब्द की वनुआतू, इसका मतलब होता है आवर ओन लैंड। आवर ओन लैंड यानी कि ये हमारी खुद की, हमारा खुद का क्षेत्र है, हमारा खुद का स्थल है। और ये मेलानीशियन भाषा से आप देख सकते हैं, मेलानीशियन लैंग्वेज से ये प्रेरित है। आवर ओन लैंड 1980 में आज़ाद हुआ था, ये आपको याद रखना है। वनुआतू असल में ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है, तो ये भी याद रखना है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कौन सा क्षेत्र है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वो क्षेत्र है जहाँ पे प्रशांत महासागर की सघन प्लेट बहुत सारी छोटी स्थलीय प्लेटों के नीचे निस्खलित हो रही है। तो यहाँ पे अगर बात करें पैसिफिक प्लेट की, पैसिफिक प्लेट या फिर प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्लेट विवर्तनिकी में हमने ये पढ़ा है। क्योंकि ये सघन है, भारी है, तो जितने भी इसके आसपास स्थलीय प्लेट हैं, स्पेशली दक्षिण में, पूर्व में आप देखेंगे तो उत्तर अमेरिका, पश्चिम में आप देखेंगे, माफ कीजिएगा, दक्षिण में, पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र में देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। आप पश्चिमी क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पे फिलीपीन प्लेट है और अन्य छोटी प्लेट्स हैं। अब क्योंकि प्रशांत महासागरीय प्लेट है, इस वजह से ये ज़्यादा सघन है और ज़्यादा तीव्र है। तो सघनता की वजह से ये प्लेट भारी है, और हमने पढ़ा है भारी प्लेट नीची, हल्की प्लेट के निचले क्षेत्र में जाके निस्खलित होती है और ये सबडक्शन जोन बनाती है। तो सबडक्शन जोन जहाँ पे ये बनाती है वहाँ पे आपको भूकंपीय गतिविधियाँ भी देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे वॉल्केनिज्म यानी कि ज्वालामुखी भी बहुत देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से वनुआतू में जितने भी आइलैंड्स हैं, कम से कम यहाँ पे 80 से अधिक आइलैंड्स हैं, जिसमें से 60 से अधिक में ही लोग रहते हैं। ठीक है, तो वनुआतू अगर हम बात करें पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है, इस वजह से ये स्थिर नहीं है, और साथ ही साथ इसका जो ओरिजिन है ये ज्वालामुखीय है, ज्वालामुखीय स्रोत है। तो इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं इससे, इसलिए याद रखिएगा। तो
तो ये ज्वालामुखीय स्रोत से बना हुआ है। क्यों? क्योंकि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है। अगर हम बात करें यहाँ पे बिस्लामा, कौन सी भाषाएं बोली जाती है? बिस्लामा बोला जाता है, साथ ही साथ फ्रेंच बोली जाती है और इंग्लिश बोली जाती है। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। फ्रेंच बोली जाती है और इंग्लिश बोली जाती है, यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया के, ये भी पूछा जा सकता है ऑस्ट्रेलिया से किस साइड पे स्थित है ये, तो ये आपको पता होना चाहिए कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। साथ ही साथ ये ऑस्ट्रेलिया से ईस्ट में है, तो नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में पड़ रहा है, स्पेसिफिकली ईस्ट में पड़ रहा है, तो इसको याद रखिएगा। अगर आप न्यूजीलैंड से देखेंगे तो न्यूजीलैंड से ये क्या है, ये नॉर्थ की तरफ स्थित है, उत्तर की तरफ स्थित है। तो यही सारी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मेलेनेशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का पार्ट है। नाउरू, किरिबाती, सोलोमन आइलैंड्स, फिजी, ये पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं, छोटी छोटी ऐसी कंट्रीज हैं जो प्रशांत महासागर में हैं, पर अत्यधिक ज़रूरी है क्योंकि प्रशांत महासागर में चाइनीज़ नेशनल्स का प्रेजेंस है, मतलब चाइना यहाँ पे अपनी पैठ बना चुका है। ठीक है, तो पोर्ट विला इसका नाम याद रखिएगा। मैग्नीट्यूड 7.3 मैग्नीट्यूड, बहुत भारी अर्थक्वेक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी याद रखना है कौन कौन से आइलैंड्स हैं, जैसे कि पोर्ट ऑलरी इसका पार्ट है, हॉग हार्बर इसका पार्ट है, नॉर्सप पार्ट है, ललिंडा इसका पार्ट है, इपायोतो। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक तो नहीं आएंगे पर कोई बात नहीं। चलिए, वनुआतु एक द्वीपीय देश है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। इससे संबंधित हमें प्रश्न का उत्तर सही देना है। जितने बच्चे देख रहे हैं आंसर सही देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो पहला है वनुआतु एक द्वीपीय देश है, यानी कि द्वीपों से बना हुआ देश है अलग से, ठीक, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। वनुआतु की राजधानी पोर्ट विला है। वनुआतु संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है। वनुआतु का मुख्य धर्म ईसाई है। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, कि करेक्ट आंसर देखिए हम यहाँ से मुझसे गलती से दिख गया पर कोई बात नहीं। अगर हम बात करें, पहला सही है कि ये द्वीपीय देश है, यानी कि ये द्वीपों से बना हुआ एक देश है। मैंने कि जैसे बताया यहाँ पे आपको 1980 में ये आज़ाद हुआ था, उससे पहले बहुत सारी यूरोपियन पावर्स इस पर राज करती थी, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये प्रशांत महासागर की अगर बात करें तो दक्षिण के क्षेत्र में स्थित है, तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, और इसी को हम सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं, सरकम पैसिफिक बेल्ट। यहाँ पे सबसे ज्यादा भूकंप देखने को मिलेंगे। विश्व के 75% भूकंपीय गतिविधियां आपको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे ही मिलेंगी, और 95%, 90 से 95% जो ज्वालामुखी हैं वो भी आपको यही देखने को मिलेंगे। तो जो बच्चे देख रहे हैं ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा भी सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि पोर्ट विला इसकी राजधानी है। यहाँ मैंने आपको दिखाया था ना कि ये पोर्ट विला है, ये इसकी राजधानी है, यहाँ पे स्थित है पोर्ट विला। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा भी सही है। यहाँ लिखा है वनुआतु संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र क्या होता है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस, तो यूनाइटेड नेशंस का बिल्कुल ये पार्ट है, इस वजह से तीसरा कथन गलत है। वनुआतु का मुख्य धर्म ईसाई है, बिल्कुल। बिस्लामा, फ्रेंच और इंग्लिश यहाँ बोली जाती, ये भी मैंने आपको बताया। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, पर तीसरा गलत है। तो जिन्होंने ऑप्शन ए सही आंसर दिया, वेरी गुड उनके लिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको एक एक करके करना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में यूएस ने गुआंतानामो बे के डिटेनी बजाबू को कीनिया भेजा है। ठीक है, अब इसमें से 29 प्रिजनर्स थे जिनको यूएस डिटेंशन फैसिलिटी में रखा गया था क्यूबा में, और फिर यहाँ पे बजाबू के बाद से इनको भेजा गया है। गुआंतानामो बे ये क्यूबा में स्थित है। क्यूबा एक अलग से क्षेत्र है, एक कंट्री है जो कि कैरिबियन महासागर में, कैरिबियन सागर में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, क्यूबा, और ये है गुआंतानामो बे। यहाँ पे यूएस का नेवल बेस है, यानी कि यहाँ इसने अपनी नेवी रखी हुई है गुआंतानामो बे पे। और गुआंतानामो बे बहुत ज़्यादा फेमस है डिटेंशन कैंप के लिए भी। यहाँ नेवल बेस भी है, साथ ही साथ यहाँ प्रिजन भी है, डिटेंशन कैंप बोलते हैं ना इसको, डिटेंशन कैंप। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यूबा में डिटेंशन कैंप क्यों है यूएसए का। अब क्यूबा तो एक अलग कंट्री है, वहाँ पे क्यूबा में क्यों
यूएसए ने डिटेंशन कैंप रखा है। देखो इसके पीछे एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री शुरू होती है 1898 की यूएस स्पेन युद्ध से, जब यूएस ने इस युद्ध को जीत लिया था। तो यूएस यहाँ पे विजयी था। ठीक, अब यहाँ पे विजयी होने की वजह से 1901 में प्लैट संशोधन किया गया, और प्लैट संशोधन में, प्लैट अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, ये याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लैट अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग क्यूबा की सुरक्षा करने के लिए, किससे? स्पेन से। यहाँ पे ये मद्देनजर रखा गया कि स्पेन से अगर हमें सुरक्षा करनी है, कहीं ऐसा ना हो फिर से क्यूबा को हथिया ले स्पेन, तो हमको यहाँ पे अपनी नेवी रखने की पूरी आज़ादी है। इसी वजह से 1901 के संशोधन के बाद 1903 में ग्वांतानामो बे को लीज पे दे दिया गया। किसके द्वारा? स्पेन के द्वारा। एक तो स्पेन से जीता यूएसए ने, और फिर क्यूबा जो था अलग से उन्होंने स्पेन की मदद से इसको लीज पे दे दिया। किसको? यूएसए को। क्या? ग्वांतानामो बे को, मतलब बे एक खाड़ी होती है, तो वहीं पे उसको दे दिया गया कि यहाँ पे यूएसए अपनी नेवी स्थित कर सकती है। तो यहाँ पे ग्वांतानामो बे की अगर बात करें पर्टिकुलरली, ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट रीजन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए भी। इसके बाद 1903 से ये लीज पे है, और 2002 में यहाँ पे डिटेंशन कैंप बनाया गया था, और माना जा रहा था कि इसको बंद किया जाएगा। 2009 में इसको बंद करने की बात भी की जा रही थी, क्योंकि बहुत सारे एमनेस्टी इंटरनेशनल, बहुत सारे अन्य ऐसे इंस्टीट्यूट्स थे जो कि लगातार कह रहे थे यहाँ मानव अधिकारों का बहुत हनन होता है ग्वांतानामो बे में जो प्रिजन है। पर इसको पूरी तरह से, यहाँ पे जो डिटेंशन कैंप है, इसको पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है। ठीक है, अभी भी यहाँ पे इसको पार्शियली ओपन रखा है। हालांकि जिस प्रकार से मानव अधिकारों का हनन पहले होता था, आज के समय में उस प्रकार का हनन आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्वांतानामो बे के बारे में सत्य है, सही है? ग्वांतानामो बे संयुक्त राज्य अमेरिका का एक नौसैनिक आधार है जो कि क्यूबा में स्थित है। ग्वांतानामो बे को 1903 में क्यूबा से अमेरिका को किराए पर दिया गया था। इसके अलावा ग्वांतानामो बे पर एक अंतर्राष्ट्रीय जेल है जिसमें आतंकवादियों और युद्ध अपराधियों को रखा जाता है। बिल्कुल सही। ग्वांतानामो बे को 2009 में अमेरिकी सरकार द्वारा पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। अभी मैंने आपको बहुत सारी चीजें इससे संबंधित बताई हैं। आई होप आप समझ गए होंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जब मैं आपको यहाँ पे लिखवा के समझाती हूँ तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आप भी अपने नोट्स बनाते चलें, क्योंकि नोट्स बनाएंगे उससे आपको ही फ़ायदा होगा, है ना। और ये सारी ऐसी चीज़ें करंट ओरिएंटेड हैं, तो जितना आप करंट अफेयर्स देखेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्वांतानामो बे संयुक्त राज्य अमेरिका एक नौसैनिक आधार है। किससे संबंधित है ये? 1898 की स्पेन यूएस स्पेन वॉर से, जब यूएस ने जीत लिया था। तो यूएस स्पेन वॉर के बाद यूएस ने जीता, तो इस क्षेत्र को यूएस ने कब्जा लिया था। तो हाँ, पहला बिल्कुल सही है। यहाँ पे नौसैनिक आधार बना लिया है यूएस ने, और ये क्यूबा में स्थित है। ग्वांतानामो बे को 1903 में क्यूबा से अमेरिका ने किराए पे लिया था, लीज पे लिया था। ये भी बिल्कुल सही है। 1901 में प्लैट संशोधन हुआ था, और संशोधन में माना जाता है यहाँ पे क्यूबा ने यूएसए से मदद मांगी थी कि कल के दिन वापस से अगर स्पेन हमको हथियाना चाहेगा तो आप सरकार हमारी रक्षा करिएगा। तो उसी के बाद 1903 में इसको इंश्योर करने के लिए कि स्पेन वापस से इन पे कब्जा ना कर ले, ये कार्य किया गया था। ग्वांतानामो बे पर एक अंतर्राष्ट्रीय जेल है जिसमें आतंकवादियों और युद्ध अपराधियों को रखा जाता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, स्पेशली एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस, ये सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि यहाँ पे लगातार, भले ही आप आतंकवादियों को रख रहे हैं, युद्ध अपराधियों को रख रहे हैं। युद्ध अपराधी कौन होते हैं? जिनके साथ कोई कंट्री युद्ध पे रहती है
और फिर वो वहाँ पे उनको कैप्चर किया जाता है, यहाँ पे डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है कि यहाँ पे युद्ध अपराधियों को, आतंकवादियों को रखा जाता है। इसलिए एमनेस्टी इंटरनेशनल बोलते कि हो सकता है बहुत सारे मानवाधिकारों का हनन होता है। वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट, मतलब सबसे ज़्यादा चर्चा में रही क्षेत्रों में से एक है ये। और ग्वांतानामो बे को 2009 में अमेरिकी सरकार द्वारा पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। नहीं, अभी तक अमेरिकी सरकार ने पूरी तरह से बंद नहीं किया। हालांकि इसकी बंद होने की बातें 2005 के बाद से ही चल रही थी, बट ऐसा हो नहीं पाया। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है, पर चौथा गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे और ऐसे ही आपको आंसर्स देने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है साइक्लोन चीडो। अभी साइक्लोन चीडो जो है, ये चक्रवात चीडो है, ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। जब भी मैं स्टूडेंट्स को ये पढ़ाती हूँ तो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इसमें देती हूँ। उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा है। इन दो रेखाओं के बीच में जब कोई चक्रवात आता है तो इसे हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर ये कहाँ देखे जाते हैं, इन दोनों के बीच में उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक, अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के लिए 2-3 चीजें हैं जो जरूरी हैं, क्योंकि आप ज्योग्राफी के भी स्टूडेंट होंगे तो, और मैं ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ, ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट है, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को बनने के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं जो फुलफिल करने होंगे। पहले तो इसको एक जल का बड़ा स्रोत चाहिए, जल का व्यापक स्रोत। क्यों? क्योंकि ये नमी से ही अपना ईंधन, नमी से ही अपने आप को बनाता है, तो नमी को ये ईंधन की तरह उपयोग करता है, मॉइस्चर को या नमी को ये ईंधन की तरह उपयोग करता है। तो जब भी आप उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को देखेंगे तो ये हमेशा कहाँ पे उत्पन्न होते हैं, ये समुद्र में उत्पन्न होते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। अगर हम शीतोष्ण चक्रवातों की बात करें या टेम्परेट साइक्लोन्स की बात करें तो ये ऐसे चक्रवात है, ये धरती पर भी यानी कि स्थल पर भी ये उपज जाते हैं और साथ ही साथ ये समुद्रों में भी उपज जाते हैं, तो दोनों में डिफरेंस यही है। ठीक है, दूसरी चीज, इसको समुद्रों में निम्न दबाव वाले क्षेत्र चाहिए, लो प्रेशर एरियाज, तब जाके बनाएगा। लो प्रेशर एरियाज में निम्न दाब वाले क्षेत्र चाहिए, और निम्न दाब वाले क्षेत्र इसलिए चाहिए कि जब भी निम्न दाब कहीं आएगा, जैसे मान लो ये निम्न दाब वाला क्षेत्र है, तो हमने क्या पढ़ा है, विंड्स का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र में हवाएं चलती हैं। तो इसी प्रकार से अगर यहाँ पे निम्न दाब वाला क्षेत्र है तो हवाएं क्या करेंगी, इसकी तरफ बढ़ेंगी और धीरे धीरे इसके आजू बाजू गोल गोल घूमने लगेंगी ताकि इस निम्न दाब वाले क्षेत्र को भरा जा सके। एट द सेम टाइम जिस प्रकार से यहाँ पे निम्न दाब होगा, इसको आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि अब चक्रवात एक जगह तो रहेगा नहीं, आगे भी बढ़ेगा, इसको कोरियोलिस बल भी चाहिए। कोरियोलिस बल ये क्या करता है, ये नॉर्थ में, उत्तरी गोलार्ध में हवाओं को या जल के स्रोतों को दाहिने तरफ मोड़ता है और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं तरफ मोड़ता है। और कोरियोलिस बल कहाँ प्रस्तुत नहीं होता है, ये भी हमने पढ़ा है, आप लोगों को पता नहीं याद है कि नहीं, मैं बताती हूँ। 0 डिग्री अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा के पास आपको कोरियोलिस बल नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आपको कोरियोलिस बल 0 से लेके 5 डिग्री साउथ और 0 से लेके 5 डिग्री नॉर्थ तक नहीं मिलेगा। इसीलिए ज्यादातर उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो 5 से लेके 30 डिग्री नॉर्थ और 5 से लेके 30 डिग्री साउथ तक ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये दूसरी चीज है आपको समझनी होगी। और चक्रवातों का जो घूर्णन है
वो कोरियोलिस बल निर्धारित करता है। साथ ही साथ इसका जो घूर्णन है ये भूमध्य रेखा से पोल्स की तरफ होता है, ध्रुवों की तरफ होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि चक्रवात जब भी उत्पन्न होते हैं ये भूमध्य रेखा से पोल्स यानी कि ध्रुवों की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लो ग्रेविटी टू हाई ग्रेविटी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कोई वर्टिकल शेयर फोर्स नहीं होना चाहिए। अब देखो कैसे बनते हैं चक्रवात। यहाँ पे अत्यधिक गर्मी की वजह से निम्न दाब बना, हवाएं ऊपर की तरफ उठने लगी। जैसे ही हवाएं ऊपर की तरफ उठने लगेंगी ये कंडेंस होंगी, बादल बनाएंगी, और ये कंडेंस होकर जब बादल बनाएंगी तो वर्षा होगी आसपास के क्षेत्रों में। फिर यही हवाएं जब ठंडी होंगी ऊपर तो उच्च दाब बनाने के लिए नीचे आएंगी, और इसी तरह ये पूरा लूप चलता रहेगा। जब तक इसको मॉइस्चर मिलता रहेगा तब तक ये चलता रहेगा। ये क्षेत्र जो बहुत काम है इसको हम आई कहते हैं। इस क्षेत्र में ज्यादा परेशानी नहीं है, अगल बगल के क्षेत्रों में, क्योंकि यहीं पे हवाएं इसके आजू बाजू घूमती रहती हैं, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वायलेंट स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं। भारी वर्षा देखने को मिलेगी, तूफान देखने को मिलेंगे। और ये भूमध्य रेखा से किस प्रकार से जाना चाहेगी, ध्रुवों की तरफ जाना चाहेगी। ठीक है, तो ये ज्यादातर ये जब भी लैंड की तरफ पहुंचती है तो ये क्या करती है, लैंडफॉल करती है। लैंडफॉल यानी कि अब आखिरकार ये धरती पे पहुंच गई, और जैसे ही धरा पे पहुंची इसको ईंधन के रूप में नमी मिलनी बंद हो गई, और जैसे ही ऐसा हुआ फिर क्या होगा, ईंधन के रूप में जैसी नमी मिलनी बंद हो जाएगी ये खत्म हो जाएगा, वहीं पे डाई आउट कर जाएगा। और पर जिस जगह लैंडफॉल करता है वहां सबसे ज्यादा भीषण तबाही मचाता है, जो कि मयोटे में हुआ है। मयोटे कहाँ पे है, ये क्योंकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है और आपको लग रहा है ये फ्रांस के किसी क्षेत्र में होगा, नहीं है। तो ये फ्रांस की, बट ये ओवरसीज टेरिटरी है। तो ये आपको याद रखना है क्या है, ओवरसीज टेरिटरी। इसका मतलब होता है कि ये फ्रांस से काफी दूर स्थित है। अब ये आप देख रहे हो ये है मयोटे फ्रांस। ठीक है, मयोटे फ्रांस का जो क्षेत्र है ये मोजाम्बिक और मडागास्कर के बीच में भारत इंडियन ओशन में स्थित है। वैसे तो ये कोमोरोस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का है, तो ये आपको याद रखना है, कोमोरोस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का है। इससे पहले यहाँ बहुत सारे अरब सुल्तानों ने भी राज किया था, और एंग्लो फ्रेंच कॉलोनियल पावर्स ने भी यहाँ रूल किया है, अभी तक करते हैं। तो अगर हम यहाँ की बात करें, फ्रांस ने इनको 1841 में एक सुल्तान से ले लिया था, यहाँ के मयोटे के सुल्तान थे उनसे ले लिया था, और आज भी ये फ्रांस की टेरिटरी है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये व्यापार चैनल है, तो व्यापार चैनल में अपने आप को ये स्थित रखते हैं। यूरो इसकी करेंसी है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे लोग फ्रेंच भी बोलते हैं, अरेबिक भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि है तो ये अफ्रीका से ही आसपास सटा, तो अरब कल्चर वहाँ पे भी है। तो ये आपको याद रखना है मयोटे के बारे में। ठीक, तीसरी चीज़, तीन चीज़ बता दी। चौथी चीज़ जो यहाँ पे चक्रवात बनने के लिए प्रेजेंट होनी चाहिए वो है स्थिरता, यानी कि ऐसा ना हो कि ऊपर से नीचे की एयर बार बार मिक्स होए, और अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे लो प्रेशर हाई प्रेशर डिस्टर्ब हो जाएगा। इस वजह से वर्टिकल विंड शेयर नहीं होना चाहिए। तो इतनी सारी चीजें होनी चाहिए। गर्मी, लो प्रेशर, निम्न दबाव कैसे बनेगा, जब अच्छी खासी गर्मी होगी, यानी कि निम्न दाब को बनने के लिए एक तापमान भी चाहिए, और जब समुद्रों का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस हो जाता है या इससे अधिक हो जाता है तब चक्रवात के बनने की संभावना और बढ़ जाती है। तो ये आपको याद होना चाहिए। यही 2-3 चीज अगर आप इतना याद कर लो, काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मयोटे के बारे में तो कुछ इस प्रकार से आई थी। काफी लोगों की डेथ हुई है हाल ही में मयोटे फ्रांस में। तो मयोटे आपने देख लिया 1841 से ये फ्रांस के साथ है, और यहाँ पे ये बार बार इंडिपेंडेंस, कोमोरोस ने तो इंडिपेंडेंस की बात की थी, कोमोरोस अलग हो गया, पर मयोटे रहा, मयोटे को नहीं जाने दिया फ्रांस से, भले ही कोमोरोस के ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर्किपेलागो का ही पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से अरब सागर में आया था, और यहाँ पे इस प्रकार से मयोटे की तरफ चला। क्यों चला, क्योंकि मैंने आपको बताया था भूमध्य रेखा से ये किस तरफ जाना चाहेंगे, ये ध्रुवों की तरफ जाना चाहेंगे। इस वजह से ये जब भी ये नीचे की तरफ जाएंगे तो जिस क्षेत्रों से होके गुजरेंगे भारी तबाही ये मचाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन मयोटे के बारे में सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मयोटे के बारे में सही है। मयोटे एक विदेशी क्षेत्र है जो फ्रांस का हिस्सा है। मयोटे हिंद महासागर में स्थित है, और इसे मडागास्कर के पास पाया जाता है। मयोटे को 2011 में यूरोपीय संघ का सदस्य बना दिया गया था।
मयोटे की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है और इसकी मुद्रा यूरो है। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखो पहला तो मैंने आपको बताया ही है कि मयोटे एक विदेशी क्षेत्र है जो कि फ्रांस का हिस्सा है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरी चीज, मयोटे हिंद महासागर में स्थित है और इसे मेडागास्कर के पास पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। उसके बाद इसको 2011 में यूरोपीय संघ का सदस्य बनाया गया, ये गलत है। मयोटे माफ कीजिएगा, इसकी आधिकारिक भाषा फ्रेंच है और यूरो इसकी करेंसी है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है पर तीसरा गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। सॉल्व करने की क्षमता होनी चाहिए भाई, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे तो क्या करेंगे। चलिए, अब सेवरल कंट्रीज स्लैम्ड इजराइल्स प्लान टू एक्सपैंड सेटलमेंट्स इन सीरियाज गोलन हाइट्स, यानी कि गोलान पर्वतमाला जो है, पर्वतमाला तो नहीं कहेंगे, गोलान हाइट्स ही कहते हैं इनको, पर्वत है, पर्वत छोटे छोटे पर्वतों से बनी हुई है। और माउंट हरमन इसकी सर्वोच्च चोटी है, तो ये आपको याद रखना है, माउंट हरमन इसकी सर्वोच्च चोटी है। और ये इजराइल और सीरिया के बीच में, इजराइल और सीरिया के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी वाइज इंपॉर्टेंट है। इजराइल इसको बार बार हथियाना चाहता है। इजराइल ने 1967 की 6 डे वॉर पे इसको हथियाया था। फिर 1973 योम किपुर वॉर हुई थी, जिसमें सीरिया ने वापस इसको लेना चाहा था। फिर से इजराइल ने इसको हथियाया, बाद में सीरिया को दे दिया गया ये। पर फिर 1981 में इजराइल ने वापस से इसे हथियाने की कोशिश की और अभी भी इजराइल ने काफ़ी सारे एरियाज़ को ही लेके रखा है। वैसे इंटरनेशनली माना जाता है, वैश्विक परिदृश्य से अगर हम देखें तो गोलान हाइट्स को सीरिया का पार्ट माना जाता है। पर यूएसए जब से डोनाल्ड ट्रंप के एरा में आया है तब से मानता है कि गोलान हाइट्स, अभी तो डोनाल्ड ट्रंप जब चले गए थे उससे मतलब पहला जो इनका 45th प्रेसिडेंट जब बने थे डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के, तब से ये मान रहे हैं कि गोलान हाइट्स जो है वो इजराइल का है। हालांकि इंटरनेशनली इसको नहीं माना जाता है, बट अभी क्योंकि वापस से डोनाल्ड ट्रंप 47वें प्रेसिडेंट बन रहे हैं, जनवरी से उनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा, तो हाँ इससे इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये गलील सागर और जॉर्डन रिवर दोनों को बांधता है, जॉर्डन नदी दोनों को बांधता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सीरिया काफ़ी लंबे समय से चर्चा में है। क्यों? क्योंकि बशर अल असद जो एक अलावी शिया मुसलमान थे और बहुत लंबे समय से ये यहाँ पे बोल सकते रेन कर रहे थे, रूल कर रहे थे। इनका रूल अब एंड हो गया, ये रशिया रूस भाग के चले गए हैं और अब सीरिया बहुत ज़्यादा परेशानियों में है। सीरिया जैसे कि आप देख सकते हैं तुर्की से अपनी यहाँ पे सीमा साझा कर रहा है, फिर उसके बाद इराक से अपनी सीमा साझा कर रहा है, जॉर्डन से अपनी सीमा साझा कर रहा है, लेबनान से अपनी सीमा साझा कर रहा है, इजराइल यहाँ पे है और गोलान हाइट्स के थ्रू ये कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा जो शहर है ये याद रखना है, ये दमिश्क का है। दमिश्क इसकी राजधानी भी है। और गोलान हाइट्स पे लगातार इजराइल इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, दमिश्क में भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, अलेप्पो में बहुत सारे क्षेत्र हैं, हमा में, होम्स में, जो अभी भी आईसिस के अंतर्गत है। ठीक है, तो इस वजह से यूएसए और इजराइल कोशिश कर रहे हैं कि आईसिस का यहाँ पैठ हटा दें। ठीक, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि लताकिया और टाटस, ये दोनों पोर्ट्स आप जो देख रहे हैं, ये रूस ने लिया था। किससे? सीरिया से। रूस ने सीरिया से यहाँ पे अपनी नेवी को प्लेस करने के लिए लिया था, पर अभी कुछ समय पहले हमने देखा है कि रूस यहाँ से निकल चुका है। तो लगातार टाटस को भी इजराइल स्ट्राइक कर रहा है। टाटस, पूरे टाटस क्षेत्र को, इस क्षेत्र को जो मैंने आपको बताया है, टाटस को माना जा रहा है कि यहाँ पे हिजबुल्लाह और साथ ही साथ अलग अलग प्रकार के जो मिलिटेंट्स हैं ये इजराइल को आगे परेशान कर सकते हैं इस वजह से। तो ये वांटेज पॉइंट है। गोलन हाइट्स में इजराइल इसीलिए बैठना चाहता है क्योंकि यहीं से बैठ के ये सीरिया और लेबनान पे नज़र रख पाएगा। और हमको पता है सीरिया में और लेबनान में बहुत सारे रेबल्स हैं जो कि इजराइल को निस्तनाबूद करना चाहते हैं। ठीक है, इस वजह से। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं इससे संबंधित।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोलान हाइट्स के बारे में सही है? इसके बारे में वैसे आपको ये ध्यान रखना है, इसका बाइबल में भी जिक्र है गोलान हाइट्स के बारे में। गोलान हाइट्स इजराइल और सीरिया के बीच स्थित एक उच्च भूमि क्षेत्र है। गोलान हाइट्स पर इजराइल का नियंत्रण, माफ कीजिएगा, गोलान हाइट्स पर इजराइल का नियंत्रण 1967 के 6 दिन युद्ध के बाद स्थापित हुआ था। इसके बाद गोलान हाइट्स को 1973 के योम किपुर युद्ध में सीरिया ने फिर से प्राप्त कर लिया था। गोलान हाइट्स का सीमावर्ती क्षेत्र तुर्की और जॉर्डन के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखो, गोलान हाइट्स इजराइल और सीरिया के बीच में स्थित है, ये बिल्कुल सही है, उच्च भूमि क्षेत्र है। माउंट हरमन, जैसे कि मैंने बताया, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। फिर मैंने ये बताया 1967 में 6 दिन की वॉर चली थी, जिसमें इजराइल ने इसका नियंत्रण रख लिया था। उसके बाद गोलान हाइट्स को फिर से सीरिया ने योम किपुर वॉर के थ्रू लेने की कोशिश की 1973 में, बट ये हो नहीं पाया। पर फिर इंटरनेशनली बात हुई और बोला गया कि इसको सीरिया को दे देना चाहिए। फिर 1981 में इजराइल ने वापस से इसे हथियाया था। गोलान हाइट्स यहाँ पे लिखा है योम किपुर सीरिया ने फिर से प्राप्त कर लिया था, नहीं, ये गलत है। फिर उसके बाद लिखा है गोलान हाइट्स का सीमावर्ती क्षेत्र तुर्की और जॉर्डन के साथ जुड़ा हुआ है। तो सीमावर्ती क्षेत्र, अगर हम गोलान हाइट्स की बात करें तो ये है गोलान हाइट्स आपकी, तो ये जॉर्डन से भी जुड़ा हुआ है। पर तुर्की, जैसे कि आप देख सकते हैं, पर्टिकुलरली तुर्की का इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी है, तो तुर्की से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 सही है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, संभावित प्रश्न क्या आ सकते हैं यूपीएससी के लिए। पहला है लताकिया और टाटस सीरिया के 2 प्रमुख बंदरगाह शहर हैं। ठीक है, ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़, टाटस में रूस का एक प्रमुख नौसैनिक आधार स्थित है। तीसरा कह रहा है लताकिया सीरिया का सबसे बड़ा शहर है और दोनों शहर भूमध्य सागर के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक, मेडिटेरेनियन सी है। तो लताकिया और टाटस सीरिया के 2 प्रमुख बंदरगाह शहर है, बिल्कुल सही है। टाटस में रूस का एक प्रमुख नौसैनिक आधार स्थित है, ये भी सही है। लताकिया सीरिया का सबसे बड़ा शहर है, ये गलत है, क्योंकि लताकिया नहीं, दमिश्क, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे दमिश्क है जो सबसे बड़ा है, दमास्कस सबसे बड़ा है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं। दोनों शहर भूमध्य सागर के पश्चिमी तट पर है, नहीं, पूर्वी तट पर है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे भूमध्य सागर सबसे बड़ा शहर, 1 सही है, 2 सही है। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है ऑप्शन का, दोनों शहर भूमध्य सागर के पश्चिमी नहीं पूर्वी पे स्थित है, चौथा सही नहीं होगा। तो 1 और 2 ये दोनों ही सही है, बाकी सही नहीं है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, हाल ही में माना जा रहा है कि जॉर्जिया में 12 लोगों की मृत्यु हो गई क्योंकि जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वहां पे छूटी थी। इंडिया ने कहा है कि 11 इसके भी सिटीजन्स कॉकेसस कंट्री में मारे गए। कॉकेसस कंट्री यानी कि कॉकेसस, यहाँ पे कॉकेसस माउंटेन्स हैं। ठीक है, तो ग्रेटर कॉकेसस है और लेसर कॉकेसस है, 2 तरह के कॉकेसस हैं यहाँ पे, कॉकेसस माउंटेन्स। कॉकेसस माउंटेन में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस भी स्थित है, 18,510 फीट की ऊंचाई पे। अब जैसे जॉर्जिया की बात अगर हम करें, जॉर्जिया ब्लैक सी से अपनी सीमा साझा करती है, तुर्की से करती है, अर्मीनिया की करती है, अजरबैजान से करती है और रशिया से करती है। अब खजिया का जो क्षेत्र है जिसका सुखुमी कैपिटल है, ये रशिया के बैकिंग से अपने आप को जॉर्जिया से अलग मानता है और साउथ ओसेटिया का भी यही हाल है रशिया की वजह से। जॉर्जिया की खुद की कैपिटल टिब्लिसी है, पर बहुत सारी कंट्री है जो इसको अलग से एक देश इन दोनों क्षेत्रों को नहीं मानती है। तो कॉकेसस की अगर बात करें, ये तो इसकी बात थी, कॉकेसस की बात करें तो कॉकेसस रशिया से होके जा रहा है, रूस से, जॉर्जिया से, ठीक है, फिर उसके बाद अर्मेनिया से, अजरबैजान से और तुर्की से भी थोड़ा क्षेत्र जा रहा है। ठीक, बट ये ब्लैक सी से कैस्पियन सी तक, वहां तक फैला हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है, ब्लैक सी से कैस्पियन सी तक फैला हुआ है। ठीक, लेसर कॉकेसस, ग्रेटर कॉकेसस। चलिए, इसमें इतना ही जानना था। अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात करते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में हाल ही में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी फैल रही है, इसका नाम डिजीज एक्स भी रखा जा रहा है। डिजीज एक्स कौन सी बीमारी है? WHO कहती है ये काल्पनिक बीमारी है, 2018 में इसको सूचीबद्ध किया गया था और माना जाता है कि अगला पैंडेमिक, अगली महामारी यही होगी। अब अगर हम बात करें, कोई महामारी बनने के लिए किसी भी बीमारी को आसानी से फैलना जरूरी है, तो ये ऐसी बीमारी है जो आसानी से फैल रही है, पहली चीज तो ये। और ये कहाँ फैल रही है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है, दूसरा सबसे बड़ा देश
ठीक है, पहला कौन है? अल्जीरिया है, तो इसको याद रखिएगा। अल्जीरिया सबसे बड़ा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दूसरा सबसे बड़ा है। ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ यहाँ पे छोटा सा देखना है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो पूरी तरह लैंडलॉक नहीं है, ये अटलांटिक महासागर के साथ छोटी सी सीमा साझा करता है। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला, जाम्बिया, थोड़ा सा तंजानिया के साथ एक लेक के थ्रू बुरुंदी, रवांडा, युगांडा, साउथ सुडान और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के साथ ये अपनी सीमा साझा कर रहा है। साथ ही साथ किंशासा, ये है ना किंशासा इसकी राजधानी है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है यहाँ पे। सलोंगा नेशनल पार्क है, यहाँ पे कॉन्गो नदी का बेसिन भी, कॉन्गो रिवर इसी से होके जाती है। छोटी छोटी आपको लेक्स भी मिलेंगी, लेक टुम्बा मिल जाएगी, ये आपकी लेक तंगन्यिका है। ये लेक तंगन्यिका जो तंजानिया के साथ है, ये दुनिया की सबसे लंबी लेक है, लॉन्गेस्ट लेक इन द वर्ल्ड है ये, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य कॉन्गो की राजधानी किंशासा है। यह देश अफ्रीका के मध्य भाग में स्थित है और अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। लोकतांत्रिक गणराज्य कॉन्गो का सीमा साझा करने वाले देशों में कीनिया और तंजानिया शामिल हैं। और लोकतांत्रिक गणराज्य कॉन्गो की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है, जल्दी बताने की कोशिश करेंगे। अब इसका आंसर आप कहाँ देंगे? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। जितने स्टूडेंट यहाँ देख रहे हैं, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल किरिलोव, जो कि रशिया के बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस बायोलॉजिकल, केमिकल और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में निरीक्षक के रूप में काम कर रहे थे, इनकी हत्या कर दी गई है। ये मॉस्को में इनकी हत्या की गई है और इनकी हत्या एक बम, छुपे हुए बम की वजह से हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल अगर हम बात करें दिसंबर 11 तक किस प्रकार की स्थिति है वॉर की, लगातार कीव से काफ़ी दूर रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर पे, रशिया के वेस्टर्न और यूक्रेन के ईस्टर्न बॉर्डर पे, जहाँ पे आपको लुहांस, डोनेस्क, मारियोपोल, खरसन ये सारे क्षेत्र दिख रहे हैं, यहाँ अभी भी लड़ाई जारी है। ठीक है, और लगातार यहाँ पे नवंबर 2024 तक की बात करें तो काफ़ी सारा रैपिडली एडवांस किया है रशिया ने काफ़ी सारे एरियाज़ को यहाँ पे बाय वॉर इन्होंने कब्जे करने की कोशिश की है। मॉस्को जो कि राजधानी है रूस की, रूस किनके साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है? एशिया की बात करें तो ये कजाकिस्तान और मंगोलिया के साथ, चाइना के साथ और नॉर्थ कोरिया के साथ अपनी सीमा साझा करता है, इसको याद रखिएगा। इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूक्रेन रूस युद्ध के संदर्भ में सही है? रूस ने 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण किया और इसे विशेष सैन्य अभियान कहा। पहला, यूक्रेन की राजधानी कीव है जो युद्ध के दौरान पूरी तरह से रूस के कब्जे में चली गई। यूक्रेन में नेटो के सदस्य बनने की दिशा में प्रयास किए गए हैं, जो युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण है। और यूरोपीय संघ ने युद्ध के बाद रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। 2022 फरवरी से लगातार युद्ध की स्थिति यूक्रेन और रूस के बीच में बनी हुई है। तो रूस ने 2022 में जब इसे शुरू किया था तो इसे विशेष सैन्य अभ्यास कहा था। क्यों? क्योंकि लगातार यूक्रेन नेटो का सदस्य बनना चाहता था। नेटो जिसको 4 अप्रैल 1949 में बनाया गया था, वॉशिंगटन संधि के थ्रू, वॉशिंगटन संधि जब हुई थी, ये यूएसएसआर को एक्सपैंड करने से रोकने के लिए बनाई गई थी। और यूएसएसआर 1991 में तो ख़त्म हो गया, रूस उसका लेगेसी है, तो उसको करने से मना करने के लिए बनाई गई थी। तो यूरोप अटलांटिक महासागर के क्षेत्रों के आसपास जितनी कंट्रीज हैं इसे ज्वाइन कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 5 का है। अनुच्छेद 5 कहता है कि अगर नाटो के किसी भी मेंबर, किसी भी सदस्य पर हमला होता है तो माना जाएगा वो सारे सदस्यों पर हमला है, और इस प्रकार से यहाँ पे उस कंट्री के अगेंस्ट काम किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है, अनुच्छेद 5 जो है वो सिर्फ एक बार ही इन्वोक किया गया है, जब 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को नस्तनाबूद कर दिया गया था तब। उसके बाद अफगानिस्तान की जो वॉर चली है वो अनुच्छेद 5 के अकॉर्डिंग ही चली, 20 साल की वॉर चली थी। तो लगातार यूक्रेन सदस्य बनना चाहता था। फिलहाल तो 32 मेंबर्स हैं, इसमें लेटेस्ट मेंबर स्वीडन है, तो ये आपको याद रखना है, स्वीडन इसका लेटेस्ट मेंबर है। तो यूक्रेन लगातार मेंबर बनना चाहता था, इस वजह से ये किया गया है। तो पहला सही है। दूसरा यहाँ पे लिखा है यूक्रेन की राजधानी कीव है, बिल्कुल सही है, जो युद्ध के दौरान पूरी तरह से रूस के कब्जे में चली गई, ये गलत है। और यहाँ पे चौथी आर्थिक प्रतिबंध, ये सही है, चौथा सही है।
1, 2 और 4 सही है पर तीसरा गलत है। 1, 3 और 4 सही है पर दूसरा गलत है, तो 1, 3 और 4 यहाँ पे सही उत्तर होंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। सो आई होप आप सबको ये क्लास अच्छी लगी हो, एंड आई होप जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप ज़रूर हमें दें, क्योंकि आंसर्स देते रहेंगे तो हमारा कमेंट सेक्शन भी इंगेज रहेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस क्लास। हम फिर से एक हफ्ते के बाद आपके साथ फ्रेश न्यूज़ ऐसे ही शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।